तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक नीट के अंदर चैप्टर आने वाला है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बेटा कैसी क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं क्वेश्चन, उन सारी बातों पे चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखने की आपको ज़रूरत है और आपका कोई भी क्वेश्चन फंसने नहीं जा रहा है। आज के बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए, आप इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और वो जो पॉइंट है जिसमें आप फंसते हो, कहाँ गलती कर सकते हो, वो सारे पॉइंट को मैंने इस वीडियो में कवर कर रखा है। तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बेटा हम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? सिस्टम के बारे में। अपने पास 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? आइसोलेटेड, ओपन और क्लोज। आइसोलेटेड, ओपन और क्लोज। अगर बात करके चलें बेटा, जो ये अपने पास आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ना ही मैटर का ट्रांसफ़र होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस बना रखा है। जबकि ओपन सिस्टम के अंदर अगर बात करें बेटा, तो ओपन सिस्टम के अंदर आप देखेंगे कि बेटा यहाँ एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रहा है और मैटर भी ट्रांसफ़र हो रहा है। जबकि क्लोज सिस्टम में केवल और केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मैटर का ट्रांसफ़र होने नहीं जा रहा है। आप समझ रहे हैं? यस, ये सिस्टम है। दूसरी बात, हमारे पास फंक्शन कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। पहला स्टेट फंक्शन, दूसरा कौन सा? पाथ फंक्शन। बेटा आपको याद रखना है कि जो पाथ फंक्शन होता है केवल 2, आपको 2 केवल याद रखने हैं। कौन कौन से? वर्क और हीट। और रेस्ट ऑल जितने भी फंक्शन हैं, सारे के सारे फंक्शन स्टेट फंक्शन है। चाहे आपका वो इंटरनल एनर्जी हो, चाहे इंथाल्पी हो, चाहे इंट्रोपी हो, चाहे क्या बोलो गिब्स फ्री एनर्जी हो, ये सारी की सारी चीज़ें स्टेट फंक्शन है बेटा। आप समझ रहे हैं? चलिए दूसरी बात, हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के बारे में। और ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी 2 टाइप से डिसाइड होती है, एक एक्सटेंसिव, एक इंटेंसिव। तो बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मास पे डिपेंड नहीं करती। अब देखिए, डू नॉट डिपेंड ऑन मास, मतलब नॉट में एन आ रहा है तो यहाँ देखिए एन का वॉइस आपको मिलता हुआ दिखेगा। तो इंटेंसिव में ये बस याद करने का तरीका है बेटा अपना अपना, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से याद कर सकते हो कि इंटेंसिव होगा जो मास पे डिपेंडेबल नहीं होगा, जैसे कि प्रेशर हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें कैसी प्रॉपर्टी हैं बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। आपसे कह दिया जाए मास बता दो कैसी है? एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम कैसा है? एक्सटेंसिव है। बोलो हीट कैपेसिटी कैसी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है यार, बोलो। समझ में आया? चलिए और जैसे देखें प्रोसेसेस, अब में आप चलेंगे अगर आगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 2 प्रोसेस आते हैं, एक तो रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है बेटा वो स्लो प्रोसेस होता है। हमेशा याद रखना, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो हमेशा कैसा होगा? स्लो होगा। कैसा होगा? स्लो होगा। जैसे कि आप देखेंगे, ये देखिए वर्क डन रिवर्सिबल में आप इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डी करेंगे और लिमिट रखेंगे V1 टू V2, मतलब तो आपका वर्क डन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस निकल के चला आएगा। समझ रहे हैं? चलिए दूसरी बात करते हैं बेटा, इरिवर्सिबल हमेशा फास्ट होगा। कैसा होगा? फास्ट होगा, फास्ट प्रोसेस होगा। जैसे कि बेटा इसका अगर आपको कभी वर्क डन निकालने के लिए आ जाए तो वर्क डन इरिवर्सिबल क्या होगा? -P एक्सटर्नल डेल्टा V V2 माइनस V1, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादातर यही पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस, क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या कांस्टेंट रहता है, उन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। जैसे कि बेटा हम अगर बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस की तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जबकि आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम। अभी इसको बिल्कुल भी ध्यान रखिए, जो आइसोकोरिक प्रोसेस है क्वेश्चन आ सकता है
कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जब अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें वर्क डन निकालने के लिए पूछेगा आपसे, तो वहाँ पे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगा के आप पता कर पाएंगे कि यहाँ पे वर्क डन क्या है। तो बेटा अगर मान लो आगे अभी इस पर डिस्कस करेंगे, घबराने की बात नहीं है। क्या होने जा रहा है, जैसे कि आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में अभी तो प्रोसेसेस आप याद करिए बस कि प्रोसेसेस में होता क्या क्या है। जैसे बेटा आइसोबारिक, बारिक समझ रहे हैं, आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज जीरो होता है, जबकि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम आर सेम, मतलब इनिशियल और उसका फाइनल सिस्टम सेम होगा। समझ रहे हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि बेटा एक टर्म है इंटरनल एनर्जी, क्या है ये, सम ऑफ द ऑल द मॉलिक्यूलर एनर्जी है। क्या है, सम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूलर एनर्जी। जैसा कि हमने कहा कि बेटा जो आपका इंटरनल एनर्जी है कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। और पाथ फंक्शन कौन कौन से हैं मैंने आपको अभी बताया है, या रिकॉल करने की कोशिश करिए। दैट इज वर्क एंड हीट इज द पाथ फंक्शन। रेस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज आर अ स्टेट फंक्शन बेटा। जैसे कि हम बात करें कि ये कैसा होता है, एक्सटेंसिव होता है। दूसरा डिपेंड ऑन द टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। पूछेगा कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, बेटा बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा यार, अभी देखेंगे कैसे करता है। ठीक है, चलिए आपसे हम बात करने जा रहे हैं कि ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCB डेल्टा टी किसके लिए लगा सकते हैं आप, चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCB डेल्टा टी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलिए किसके लिए लगा सकते हैं, आइडियल गैसेस के लिए लगा सकते हैं। समझ रहे हैं, रियल गैसेस पे कभी भी नहीं लगेगा यार। यस, जैसे कि हीट है, ये क्या है, एक्सचेंज एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आई हुई एनर्जी है। समझ रहे हैं, एक्सचेंज एनर्जी के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं। दूसरी बात आप समझिए, Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा टी। सी क्या है, यहाँ पे जो ये सी हमने लिखा है वो कैपिटल सी है बेटा, कैपिटल सी, ध्यान रखना ये कैपिटल सी है। क्या है, कैपिटल सी। और इस कैपिटल सी को हीट कैपेसिटी के नाम से पुकारा जाता है स्टूडेंट। यस, आप जरा देखिए Q इज इक्वल्स टू NCM डेल्टा टी, जहाँ पे ये CM क्या है बेटा, इसको स्मॉल सी से भी डिनोट करते हैं बेटा। CM मोलर हीट कैपेसिटी होता है। ठीक है, आप इन बातों को ध्यान रखें, कुछ हीट के दिए गए हैं और आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है। और जैसे कि एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा टी, इसको हम फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं काफ़ी टाइम। ठीक है, तो जो इसमें S होता है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। समझ रहे बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप अभी पर्टिकुलरली इस टाइम पे बस इतना याद रखें कि इन सभी चीज़ों का मतलब क्या है। बाकी डिटेल में अगर चर्चा करनी होगी तो हम करेंगे, बट आपका इससे काम चल जाएगा अभी के लिए आपका इससे काम चल जाएगा, आपका काम रुकने वाला है नहीं। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, कोई सिस्टम दिया हुआ है, और सिस्टम पे आप अगर वर्क कर देते हो या इस सिस्टम हीट एब्जॉर्व कर लेता है, सिस्टम क्या कर लेता है, हीट एब्जॉर्व कर लेता है, या आपने सिस्टम पे वर्क कर दिया, तो हम कन्वेंशनली कहते हैं कि वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर सिस्टम वर्क करेगा या हीट रिलीज करेगा देन इट मीन्स कि सिस्टम क्या कर रहा है, निगेटिव साइन कन्वेंशन इसको रखेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात आप ध्यान दे के चलेंगे यहाँ पे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये रिलेशन हमेशा याद होना चाहिए। PB गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट किसके लिए, फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ये तीन इक्वेशन मस्ट हैं, आपको याद होना ही चाहिए। अगर आप एक रियल नीट एस्पिरेंट हो और आप चाहते हो कि नीट के अंदर एक बढ़िया डिसेंट रैंक लाएं, तो आप ये समझ लीजिए कि इन तीनों का आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। PB गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा, आता नहीं है लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपके रैंक को जरूर डिसाइड करेगा। PB गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दूसरा P1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तीसरा आपको ये TV गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ऐसे ही बिल्कुल आप याद रखें और इसको अप्लाई वहाँ कर सकते हैं। अगर आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी ठीक है तो आप कर सकते हैं। ठीक है,
अभी उतना अपने पास समय नहीं है, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ बस चैप्टर का। और जब हमें करना होगा तो इस चैप्टर को यार इतनी डिटेल में करेंगे, इतनी ज़बरदस्त तरीके से कि कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी लेवल पे फंसने वाला नहीं रहेगा। अभी के लिए आपका नीट के अंदर बढ़िया काम चल जाएगा इससे, ठीक है। आप ध्यान से देखें, पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पी वी वन माइनस गामा टी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मैं इस पर एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ, जरूर है कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं बार बार इस पे एम्फसाइज कर रहा हूँ। पी बी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पी वन माइनस गामा टी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, टी बी गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आपको ये बातें बिल्कुल भी रटी होनी चाहिए ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अब इसमें हम जैसे कि 3 कार्ड सीरीज़ का करते हैं कि 3 वो कॉन्सेप्ट इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उन चीज़ों को मैं करना चाहता हूँ ज़बरदस्त तरीके से। जैसे कि हम जब कभी भी फिजिक्स में फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड करते हैं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू करते हैं फिजिक्स के अंदर। लेकिन आप ध्यान देंगे, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री के अंदर डेल्टा क्यू जो आपका हीट है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस डब्ल्यू होता है। यहाँ पे साइन का फ़र्क है, देखिए यहाँ पे प्लस है फिजिक्स में और माइनस है केमिस्ट्री में। देख लीजिए, बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई करना है। बाकी साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता रखा है कि कब कौन सा साइन कन्वेंशन लगाना है। ये साइन कन्वेंशन फिजिक्स के लिए भी ट्रू है और केमिस्ट्री के लिए भी ट्रू है। बट आपको इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान देंगे, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा कि आप जब फिजिक्स में अप्लाई करें तो ये अप्लाई करें और केमिस्ट्री में अप्लाई करें तो ये करें। तो आपका इससे क्या होगा कि आपको ये दोनों साइन चेंज करने की ज़रूरत पड़ने वाली ही नहीं है। आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। आप इन बातों को ध्यान रखें, ठीक है। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो इसको फ्लोट बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो वही हमने लिखा है ऊपर कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम इधर उधर करके इन सारे रिएक्शन को इन सारे इक्वेशन को करके मैं आंसर की तरफ पहुंच सके यार, ठीक है। दूसरी बात, वर्क डन इन वेरियस प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े, जैसे कि हमने आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ा, जैसे कि आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ा, फ्री एक्सपेंशन की बात करेंगे अभी, आइसोथर्मल पढ़ा और एडियाबेटिक पढ़ा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, एडियाबेटिक में बोलिए हीट एक्सचेंज जीरो, साइक्लिक में इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों का सेम रहने वाला है। चलिए बेटा, अगर बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन क्या होगा, जीरो। वर्क डन क्या होगा, कैसे जीरो हो गया ये वर्क डन? बेटा जरा सोचिए, अगर प्रोसेस आइसोबारिक है मतलब कि उसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है बेटा, जरा देखिए, पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, मतलब आपका वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर ये वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर ये ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो यार। यस, समझ रहे हैं आप। और उसी तरीके से इस फॉर्मूले में आप जरा देखिए, Q इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, आप जब इसको यहाँ पे लाएंगे और वर्क डन को जब जीरो रख देंगे तो बताइए Q बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यही बराबर एन सी बी डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है बताइए, अभी हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर एन सी बी डेल्टा टी। तो आपको बेसिकली फॉर्मूले को इधर उधर करना आना चाहिए, इक्वेशन को कैसे मैनेज करना है वो आना चाहिए। बाकी आपको चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर यहीं से मिलने वाली है, कहीं कुछ इससे बाहर आने वाला है ही नहीं। अब जरा देखिए, आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोबारिक में P एक्सटर्नल डेल्टा V हो जाएगा, P एक्सटर्नल डेल्टा V वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा। फ्री एक्सपेंशन ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें सब जीरो, जैसे कि P एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, वर्क डन जीरो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है बेटा। अगर बताओ P एक्सटर्नल जीरो हो गया तो वर्क डन तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, क्योंकि वर्क डन बराबर होता ही क्या है, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अगर P एक्सटर्नल ही जीरो तो हो गया तो वर्क डन जीरो। अगर वर्क डन जीरो हो गया तो बताइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो, Q जीरो, सब जीरो। मतलब फ्री एक्सपेंशन, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि फ्री एक्सपेंशन आ रहा है तो वहाँ पे सब जीरो
सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। यस, दूसरी बात आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या हमने बोला था कि बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो मामला इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी और Q इज इक्वल्स टू -W के बराबर हो जाएगा। Q इज इक्वल्स टू -W के बराबर हो जाएगा। अब जरा देखिए, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल में जीरो है, यहाँ पे जीरो रखिए तो आप देखिए डेल्टा Q -W के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेम बस वही चल रहा है सब कुछ। आपको बस बेसिकली ध्यान रखना है कि कैसे क्या करना है। और दूसरी बात, जब मैं कोई फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो कहीं पे लॉग लिख रहा हूँ, कहीं पे ln लिख रहा हूँ, तो आपको बस एक बात ध्यान रखना है अभी आगे आने वाले समय में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे ln लिखा हुआ है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 2.303 लॉग से। ठीक है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ln इज रिप्लेस्ड बाई 2.303 लॉग 2.303। ठीक है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। बट बहरहाल मैंने यहाँ पे लॉग ही लिख रखा है। जरा देखिए, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। अब कभी कभी बच्चे क्या होता है कि भूल जाते हैं V2 अपॉन V1 है कि V1 अपॉन V2 है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए PV इज इक्वल्स टू nRT सब जानते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT सब जानते हैं। ठीक है, PV इज इक्वल्स टू nRT सब जानते हैं। जरा देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए R तो कांस्टेंट है और मान लेते हैं R कांस्टेंट है और R तो बचपन से कांस्टेंट है और ये सारी चीज़ें भी nRT को कांस्टेंट अगर मान ले तो P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आ रहा है कि नहीं, P इज इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आ रहा है कि नहीं। तो बेटा इनवर्स V जो है नीचे आ रहा है, आप देख रहे हैं V नीचे आ रहा है, यानी कि V1 अपॉन V2 हो जाएगा, V1 अपॉन V2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और P तो डायरेक्ट आ रहा है, P तो डायरेक्ट रिलेशन में आ रहा है, तो P की मैं बात करके चलूँ तो P1 अपॉन P2 हो जाएगा, P1 अपॉन P2। ये याद रखने का तरीका है बेसिकली, आपको एग्ज़ाम के अंदर ये बेसिकली याद होना चाहिए कि इस फॉर्मूले के अंदर जो भी है वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर यहाँ पे 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 है। क्या है? V2 अपॉन V1 है। मैं यहाँ पे एम्फेसाइज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और ये P1 अपॉन P2। ठीक है, दूसरी बात, वर्क डन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में बात करें तो ये इसी का कुछ नहीं किया गया है, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V का ही एक्सटेंशन करके मैंने लिख दिया है। जरा देखिए, PV इज इक्वल्स टू nRT से, समझ रहे हैं आप? अगर डेल्टा V लिखना चाहेंगे यहाँ से तो nRT बाई P लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलिए, nRT बाई P लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताइए। तो वही मैंने लिखा है बेटा, आपको इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक, दूसरी बात हम बात करके चलें बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है? सिस्टम का एंट्रोपी और सराउंडिंग का एंट्रोपी अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो किसकी एंट्रोपी आ जाएगी? इन्वर्स की एंट्रोपी आ जाएगी। ठीक है, किसकी एंट्रोपी आ जाएगी? इन्वर्स की एंट्रोपी आ जाएगी। अगर हम बात करके चलें तो इन्वर्स की एंट्रोपी, इन्वर्स की हमेशा ही एक्सपेंड कर रहा है रेगुलरली। आप बैठे हो, आप कहीं भी हो, आप सो रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिस्टम ऑलवेज एक्सपेंड। सिस्टम इन्वर्स एंट्रोपी जो सिस्टम का है वो हमेशा बढ़ रहा है, रैंडमनेस हमेशा बढ़ रही है यार। और ये इसलिए आप देखेंगे कि रिवर्सिबल में एंट्रोपी इन्वर्स की क्या है? अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें जीरो बेटा। दूसरी बात, अगर कहीं पॉजिटिव एंट्रोपी है इसका मतलब कि रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि सिस्टम ही इन्वर्स ही एक्सपेंड कर रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस माना जाएगा, अगर ये निगेटिव है एंट्रोपी तो नॉन स्पॉन्टेनियस माना जाएगा। समझ रहे हैं आप? दूसरी बात देखिए, एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैंने आपको क्या बताया था? बोलिए, एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। और दूसरी बात, एंट्रोपी से हम क्या पता लगाते हैं? रैंडमनेस का। जितना ज़्यादा एंट्रोपी उतना ज़्यादा रैंडमनेस। मतलब कि अगर कोई गैस है, गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड की कम होगी। समझ रहे हैं आप? इस ऑर्डर में याद रख सकते हैं कि एंट्रोपी किसकी ज़्यादा? गैस की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। और होनी भी चाहिए, क्यों? क्योंकि गैस ज़्यादा रैंडमनेस शो कर रहा है, लिक्विड उससे थोड़ा कम रैंडमनेस शो कर रहा है, और जो सॉलिड है वो तो बिल्कुल भी रैंडमनेस शो नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये रैंडमनेस का ऑर्डर है, और रैंडमनेस इज़ डायरेक्टली मेजर ऑफ एंट्रोपी। समझ रहे हैं? एंट्रोपी से आप मेजर कर सकते हैं क्या? रैंडमनेस। आप समझ रहे हैं? यस। दूसरी बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप बहुत ही एम्फसाइज करने की आवश्यकता है आपको। और देखिए दूसरी बात कि आपको जब कभी भी एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखना हो, जब कभी भी एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखना हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कहाँ पे?
कांस्टेंट टेम्परेचर, ये शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर आप ऐसे ही नहीं लगा सकते कुछ भी, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर का यूज अगर क्वेश्चन में हो गया और वो आपसे वो एंट्रोपी पूछ रहा है तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देना है, कुछ नहीं करना। आपको वर्क डन का फॉर्मूला याद है, उसमें से टी रिमूव कर दीजिए। देखिए यहाँ पे टी मैंने नहीं लिख रखा है, वहाँ से आप टी रिमूव कर दीजिए। अच्छा अब देखिए वर्क डन के फॉर्मूले में वहाँ निगेटिव आ रहा था और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। इस पॉजिटिव का मतलब क्या है? इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि बेटा जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। अगर वो कह दे कि कंप्रेशन का वर्क निकालो तो यहाँ पे निगेटिव रख देना बेटा, क्या रख देना? यहाँ पे निगेटिव रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे? दूसरी बात, इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट यूज़ करेंगे। जब फ्यूजन यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट वाला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और जब वेपराइजेशन यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वाला यूज़ करेंगे, डेल्टा एच अपॉन टी बी, ठीक है। दूसरी बात, आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रखनी है और इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। जो मैं ये दो चीज़ें अभी बची हुई हैं उनको करा रहा हूँ ताकि मुझे ये पता है कि ये आने वाले समय में इसका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और आज नहीं तो कल बनेगा, इस बार भी बन सकता है। आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे कि जो इंथैल्पी है एक स्टेट फंक्शन है, समझ रहे? स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव है, ठीक है। प्रेशर क्या होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। दूसरी बात, ये इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, डेल्टा एच इंथैल्पी एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा? एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी, और यही बराबर क्या हो जाएगा? क्यूपी, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। दूसरी बात, ये जो इक्वेशन है बेटा आप देख रहे हैं, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या है यहाँ पे बेटा? डेल्टा एन जी क्या है? मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यहाँ पे डेल्टा एन जी ऐसे निकालते हैं, डेल्टा एन जी बराबर क्या होगा? मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, डेल्टा एन जी की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। डेल्टा एच देखिए हाई, मतलब एच से हाई भी होता है और डेल्टा एच भी इंथैल्पी होता है, ठीक है। देखिए तो अगर हाई है कोई चीज़ तो उसमें ऐड करेंगे तभी तो वो बढ़ेगी। जरा देखिए, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी, ये याद रखने का तरीका है, इसको भूलिएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसको भूलना ही नहीं है। दूसरी बात, गिब्स फ्री एनर्जी की हम अगर बात करके चलें, गिब्स फ्री एनर्जी की अगर हम बात करके चलें तो ये क्या बताता है? स्पॉन्टेनिटी को बताता है ये भी, कि रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी, क्या होगा, समझ रहे? तो आपको ये याद रखना है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस माइनस का टी डेल्टा एस। इस फॉर्मूले में आपको इधर उधर करना आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बेटा आपसे कभी टेम्परेचर पूछ लिया, ठीक है, ये बाकी चीज़ें दे दी गई हैं, तो आप टेम्परेचर निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे इस फॉर्मूले से? और इस फॉर्मूले को कब यूज़ करते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लिखा है किनारे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पे। जरा देखिए, अगर डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, तो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर डेल्टा जी जीरो है तो इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी पॉजिटिव है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं, समझ रहे हो? ये डेल्टा जी क्या है? मेजरमेंट ऑफ नॉन पीवी वर्क, मतलब पी यूजफुल वर्क, समझ रहे हैं आप? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू। अब देखिए जरा इस फॉर्मूले में आप देखेंगे कि एट इक्विलिब्रियम पे अगर बात करके चलें तो ये डेल्टा जी क्या हो जाएगा? जीरो। और जैसे ही डेल्टा जी जीरो होगा, जैसे ही क्या होगा? डेल्टा जी जीरो होगा, जैसे ही डेल्टा जी जीरो होगा, ठीक है, तो आपको इस रिएक्शन को डेल्टा जी स्टैंडर्ड बराबर हो जाएगा, ये वाला इधर इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये तो जीरो हो ही गया है, तो माइनस आर टी एल एन के आ जाएगा। और आपको मैंने बताया है कि एल एन को लॉग में कैसे चेंज करते हैं? 2.303 लॉग वैल्यू, क्योंकि हमें सारी की सारी वैल्यू किस में पता होती है? लॉग में, और लॉग में पता है इसलिए हम इस कन्वर्जन फैक्टर का यूज करेंगे यार, ठीक है। चलिए तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ दूर दूर तक फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।